अब तक हमने सुना कि चीफ जस्टिस शुक्ला का मर्डर हो जाता है। शाम को डिनर के दौरान आर्यन को चीकू दिखता है, जिसके पास सेंस और किसी की ताकत लेने की पावर्स हैं। वहीं ऑफिस में मिस्टर संभव आर्यन पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने डेविड के साथ मिलकर विक्रम की हत्या की है और वो डेविड का ही आदमी है। अब आगे। सर, मैं तो डेविड को जानता तक नहीं हूं। जितना पता है डिपार्टमेंट के लोगों से सुनकर ही पता चला है। आर्यन ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कई लोगों को लाइन पर ला चुका हूं मैं, तो मेरे सामने तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। मिस्टर संभव ने सिगार का कश लेते हुए कहा, सर मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं, आप ही बताइए। आर्यन ने कहा, पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। तुम्हें कैरेक्टर कार्ड किसने भेजा? मिस्टर संभव ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, मेरे चाचा के लड़के अभिषेक ने। आर्यन ने मिस्टर संभव के सवाल का सीधा जवाब देते हुए कहा, अभिषेक इस वक्त कहां पर है? मिस्टर संभव एकटक आर्यन को देख रहे थे। मैं नहीं जानता, वो पिछले 10 दिनों से गायब है। कैरेक्टर कार्ड की वजह से पता लगा कि वो गेम में कहीं फंसा हुआ है और अगर मुझे उसे बचाना है तो 7 लेवल पार करने पड़ेंगे। आर्यन ने अपनी बात समझाते हुए कहा, कहानी अच्छी बना लेते हो, कोई फिल्म क्यों नहीं लिख देते? मिस्टर संभव ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, जो सच है वही बता रहा हूं आपको। आर्यन ने हल्की तेज आवाज में कहा, मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो हेड ऑफिस में बैठा है, वो शांत हो गया। अच्छा ये बताओ, पिछले 3 दिनों से डेविड तुम्हारे घर में क्या कर रहा था? मिस्टर संभव ने कड़क आवाज में कहा, वो मेरे भाई अभिषेक की शक्ल में आया था, मुझे लगा कि वो अभिषेक है। चलो तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, तुम जा सकते हो। और हाँ, याद रहे मेरी निगाह तुम पर ही है। ये कहकर मिस्टर संभव ने अपने लैपटॉप में कुछ देखना शुरू कर दिया। आर्यन वापस जाने लगा, तभी मिस्टर संभव ने कहा, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हारे पास एक तरीका है। उन्होंने लैपटॉप में कुछ ढूंढते हुए कहा। आर्यन के पैर मानो वहीं पर जम गए। क्या करना होगा मुझे? पिछले कुछ दिनों से शहर में अजीब सी चीजें होने लगी हैं और कोई उनका कारण भी नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर तुमने इसके पीछे का कारण ढूंढ लिया तो मैं खुद तुम्हारे ऊपर लगे सभी एलिगेशंस हटा दूंगा। मिस्टर संभव ने लैपटॉप से निगाह हटाकर आर्यन को देखते हुए कहा, पर मैं कैसे? आर्यन ने कहा, अभी पिछले 3 दिनों से दिल्ली सेंट्रल अस्पताल में कुछ अजीब सी चीजें महसूस हुई हैं, जैसे कुछ बच्चों का गायब हो जाना, सही सलामत लोगों का तुरंत मर जाना और सबसे ज़रूरी बात कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ ना आना। मिस्टर संभव ने लैपटॉप दिखाते हुए कहा, अब तक कुल 4 बच्चे लापता हुए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है और हर लाश के माथे पर एक छोटा सा बी बना हुआ है। किसी तरह मामले को काबू में रखा है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाएंगे, इसलिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। आर्यन हामी में सिर हिलाकर ऑफिस से अस्पताल की ओर चल दिया। उसे पता था कि यह वही अस्पताल है जहां पर सिमरन काम करती है। हो सकता है उससे इस मामले में कोई मदद मिल जाए। आर्यन ने फिर तुरंत समर को फ़ोन मिलाया। हेलो, मेरी संभव सर से बात हुई है। उन्होंने मुझे दिल्ली सेंट्रल अस्पताल में जाने को कहा है। वहाँ पर कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। आर्यन ने कहा, अभी तुम्हें यही बताने वाला था। और सुनो, मैं यहाँ से कालिंदी को भेज रहा हूँ। तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर थोड़ी देर में आर्यन और कालिंदी अस्पताल में थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शुरू कहाँ से करे, लेकिन कालिंदी ने अपनी समझदारी दिखाई और अस्पताल का नक्शा लेकर हर उस जगह पर निशान लगाया जहाँ घटना हुई थी। तुम्हें इसमें कोई कॉमन चीज दिखाई दे रही है क्या? कालिंदी ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं दिखाई दे रहा। आर्यन ने गौर से देखते हुए कहा, ये देखो, जहां जहां घटना हुई है उन जगहों को अगर जोड़ेंगे तो कुछ बन रहा है। कालिंदी ने एक पेन से हर निशान को जोड़ते हुए कहा। इस पर आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही अस्पताल के कॉरिडोर से एक चीख के साथ धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। आर्यन, कालिंदी और अस्पताल का स्टाफ उस ओर दौड़ा
वहां पर एक 22 साल का लड़का जमीन पर पड़े गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जब तक डॉक्टर आए तब तक वो दम तोड़ चुका था। ये इस अस्पताल की 7वीं घटना थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। कालिंदी ने फिर तुरंत नक्शे पर निशान लगाया और उसे देखते ही आर्यन बोल पड़ा, ये तो बी बन रहा है, ठीक वैसा ही बी जैसा मरने वालों के माथों पर बन रहा है। कालिंदी को भी सब कुछ समझ आने लगा था। अभी पूरा बी बनने के लिए 2 निशान और लगेंगे, मतलब 2 और लोगों की जान खतरे में है। कालिंदी ने अपना दिमाग लगाया। तुमने एक और चीज नोटिस की? आर्य ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या? कालिंदी ने पूछा। जितनी भी घटनाएं हुई हैं सब 3 बजे हुई हैं, मतलब अगली घटना रात 3 बजे हो सकती है। आर्य ने घड़ी को देखते हुए कहा। आर्यन और कालिंदी ने फिर नक्शे पर निशान बनाए जहां ये घटना होने की संभावनाएं थीं, जिनमें से एक जगह अस्पताल का टॉयलेट था और दूसरी जगह वार्ड 56 था। दोनों ने सिमरन के साथ मिलकर सारी तैयारियां कर ली थीं। आर्यन वार्ड नंबर 56 में निगरानी कर रहा था। ये सबसे मुश्किल काम था क्योंकि उस वार्ड में कुल 8 मरीज थे और कालिंदी निगरानी कर रही थी ताकि कोई भी उस टॉयलेट का इस्तेमाल ना करे। फिर रात के ठीक 2:50 पर एक मरीज की सांसें तेज हो गईं। आर्यन समझ गया कि उस शक्ति ने इसी पर हमला किया है। आर्यन ने तभी जोरदार आवाज के साथ बाकी लोगों को बुलाया। डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद थे और मरीज को देखने लगे। कालिंदी भी आर्यन की आवाज सुनकर वार्ड नंबर 56 में दौड़ी चली आई, मगर तभी अचानक बाहर की तरफ से एक और चीख सुनाई दी। फिर धड़ाम से गिरने की आवाज आई। आर्यन ने कालिंदी को देखा और कहा, अगर तुम यहां हो तो वहां पर निगरानी कौन कर रहा है? सभी लोगों ने फिर टॉयलेट की ओर दौड़ लगाई। वहां जाकर उन्होंने देखा तो एक लड़की जमीन पर पड़ी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। डॉक्टर ने तुरंत उसे इलाज देना शुरू किया, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाए। आर्यन और कालिंदी पूरे टॉयलेट में छानबीन कर रहे थे, मगर उन्हें एक भी सबूत नहीं मिला। अब हमारे पास बस एक ही मौका बचा है, आर्यन ने कालिंदी को देखते हुए कहा। लेकिन हमें यह भी तो नहीं पता कि वो शैतानी शक्ति आ कहां से रही है और जा कहां रही है, कालिंदी ने थकावट भरी आवाज में कहा। इतने में वहां पर डॉक्टर आए और कहने लगे, उन्हें सिर्फ मामूली सा शॉक लगा था, अब वो ठीक हैं। आर्यन को अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो सोच रहा था कि काश वो इतना शोर ना मचाता तो कालिंदी यहां नहीं आती और हो सकता है टॉयलेट में जाने वाली लड़की बच जाती, लेकिन अब इतना सोचने का कोई फायदा नहीं था। इस बार आर्यन और कालिंदी ने पूरी तैयारी कर ली थी। वार्ड 56 में से मरीजों के अलावा सभी को बाहर निकाल दिया गया था। कोने कोने पर पूरी सुरक्षा का इंतजाम था। दोपहर के ठीक 3 बजे अगली घटना घटेगी, तब तक हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। आर्यन ने कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर कहा। फिर घड़ी देखने के बाद वहीं पास में एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की ही थीं कि तभी उसे दूसरे टास्क में मिले 3 कमरों में रखी 3 कब्रों का ख्याल आया और उसने तुरंत आंखें खोल लीं। आर्यन को अब सब कुछ समझ आ रहा था। उसने तुरंत फोन निकाला और समर को फोन मिला दिया। मैं सब कुछ समझ गया हूं, ये कौन कर रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है, आर्यन ने ये सब एक ही सांस में बोल दिया। क्या पता चला तुम्हें, जल्दी बताओ, समर ने हड़बड़ी से कहा। जब मैं दूसरे टास्क में खेलने गया था तो वहां पर मुझे 3 कमरे दिखे थे, जिसमें से पहले कमरे में 3 कब्रें थीं। जब मैंने नागमणि उस कब्र पर लगाई थी तो बाकी की 2 कब्रें गायब हो गई थीं और आखिरी बची कब्र में से कंकाल जिंदा हो गया था। वो मुझ पर हमला कर रहा था, मगर तब तक मैं गेम से वापस आ चुका था, आर्यन ने एक एक बारीकी को समझाते हुए कहा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो कंकाल जो जिंदा हो गया था वो तुम्हारे साथ गेम से बाहर निकल आया है? समर ने कुछ अटकते हुए कहा। बिल्कुल सर, आर्यन ने हामी भरी। लेकिन ये सब हो कैसे सकता है? समर ने कहा। मैं खुद नहीं जानता सर, लेकिन एक बात और है जिस वजह से मुझे लगा कि वो गेम से बाहर आ गया है। वो क्या? समर ने तुरंत कहा। सिर्फ 3 बजे ही घटनाएं हो रही हैं और गेम के अंदर भी 3 कमरे थे, 3 कब्रों के साथ, और जो पहले कमरे के बाहर बी अक्षर लिखा था ठीक वैसा ही सभी के माथे पर है। और आखिरी चीज, सभी घटनाओं की जगह को मिलाकर देखें तो भी बी बन रहा है, आर्यन ने हर एक शब्द पर जोर देकर समझाते हुए कहा। तो इसे रोका किस तरह से जा सकता है? समर ने कुछ देर रुककर कहा।
अगर हम किसी तरह वापस उस गेम में जाकर नागमणि कब्र पर से हटा दें तो वो कंकाल वापस उस कब्र में आ जाएगा। फिर दोबारा मणि को कब्र में लगाकर तुरंत वापस आ जाएं, और वो भी उस कंकाल के जिंदा होने से पहले ही। ये कहकर आर्यन ने गहरी सांस ली। पर दिक्कत यह है कि गेम में दोबारा नहीं जाया जा सकता। समर ने कहा, गेम में वापस जाने का कोई तो रास्ता होगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है ये सब रोकने का। आर्यन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हाँ, एक रास्ता है। लेवल 5 के अधिकारी मिस्टर संभव अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गेम का गेट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक खतरा भी है। वो गेट सिर्फ 10 मिनट के लिए ओपन होगा। तुम्हें 10 मिनट में ये पूरा काम करके वापस लौटना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए उसी गेम में फंसे रह जाओगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे। समर ने आर्यन को समझाते हुए कहा। ठीक है सर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आर्यन ने कुछ सोचकर हामी भरी। ठीक है, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं संभव सर को 7 बजे तक अस्पताल लेकर आता हूँ, तुम तैयार रहना। समर ने यह कहकर तुरंत फोन काट दिया। समर और मिस्टर संभव फिर 7 बजे से पहले ही अस्पताल पहुंच गए। मिस्टर संभव ने तभी आर्यन को अपनी घड़ी देते हुए कहा, यह घड़ी तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आएगी। ये तीनों मिलकर फिर एक अंधेरे से कमरे में गए। वहां सभी खिड़कियों को पर्दों से ढक दिया गया। उनका कहना था कि अगर थोड़ी सी भी दिन की रोशनी आ गई तो गेम में जाने में मुश्किल होगी। मिस्टर संभव ने फिर आर्यन की आंखें बंद करवाईं और कहा, उस गेम के बारे में सोचो, हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में सोचो। आर्यन हर चीज सोचने लगा। फिर मिस्टर संभव ने अपने हाथ की 2 उंगलियां आर्यन के माथे पर 7 बार घुमाई और इसी के साथ आर्यन दोबारा गेम में घुस चुका था। आर्यन इस गेम के हर पड़ाव को अच्छे से जानता था, तो इसे पार करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आर्यन ने सभी पड़ावों को पार कर लिया। अब वो 3 दरवाजों के सामने खड़ा था। घड़ी की तरफ उसने देखा तो अब बस 4 मिनट बाकी थे। वो जल्दी से पहले कमरे में घुस गया। उसे वहां वही कब्र दिखाई दी। वो अभी भी खुली हुई थी और उसके ऊपर नागमणि जगमगा रही थी। आर्यन ने फिर बिना वक्त गंवाए नागमणि वापस निकाल ली, मगर जैसे उसने नागमणि निकाली, एक बहुत डरावनी और तेज आवाज आर्यन को अपने पास आती हुई महसूस हुई। हो ना हो ये वही कंकाल होगा। अचानक से कमरे का दरवाजा तभी खुलता है और वो कंकाल काले धुएं में बदलकर कब्र में चला जाता है। उसके कब्र में घुसते ही आर्यन फटाफट कब्र का ढक्कन बंद कर देता है। फिर एक गहरी सांस के साथ वो फिर से उस नागमणि को कब्र के ऊपर रखकर वहां से भाग निकलता है। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी था। आर्यन अपनी पूरी जान लगाकर भागता है। आर्यन को दूर सामने वो दरवाजा दिखाई दे रहा होता है जहां से वो अंदर घुसा था। वो और जान लगाकर भागना शुरू करता है। अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे, मगर आर्यन दरवाजे तक पहुंचता उससे पहले उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और उसी के साथ घड़ी में 10 मिनट भी पूरे हो जाते हैं। क्या आर्यन गेम से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अस्पताल में लोगों को बचाकर अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि मिस्टर संभव आर्यन पर डेविड का साथ देने का आरोप लगाते हैं, पर आर्यन को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी देते हैं। आर्यन दोबारा गेम में जाता है और टास्क पूरा करके वो गेम से बाहर निकलने ही वाला होता है, पर उसके पैर पत्थर से टकरा जाते हैं और वो गिर जाता है, जिसके साथ उसके 10 मिनट भी पूरे हो जाते हैं। अब आगे आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया था। फिर आर्यन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी 10 मिनट पर रुक गई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। आर्यन तुरंत फिर खड़ा हुआ और फिर से उसने दौड़ लगाई। फिर एक छलांग के साथ आर्यन गेम से वापस आ चुका था। एक लंबी गहरी सांस के साथ आर्यन वापस असली दुनिया में आ गया। मिस्टर संभव और समर इंतजार कर रहे थे कि आर्यन क्या बोलेगा। आर्यन ने उनकी तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुरा दिया। मैंने कर दिखाया, आर्यन ने खुशी से अपनी मुट्ठी बनाते हुए कहा। यह सुनते ही समर और मिस्टर संभव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपने कहा था 10 मिनट में गेम का दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन गेम का दरवाजा 10 मिनट के बाद बंद होना शुरू हुआ था। ऐसा कैसे? आर्यन ने मिस्टर संभव की ओर देखते हुए कहा।
मैं जानता था कि तुम यही सवाल करोगे, मिस्टर संभव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा। इस घड़ी की वजह से। इस घड़ी की मदद से गेम का दरवाज़ा 1 मिनट बाद बंद हुआ और तुम्हें ज़्यादा वक्त मिल गया। मिस्टर संभव ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? आर्यन ने मिस्टर संभव से पूछा। अगर मैं बता देता तो तुम 11 मिनट मानकर गेम में जाते और शायद देर लगा देते, इसीलिए 10 मिनट कहा ताकि तुम जल्दी आओ, और अगर थोड़ी बहुत देर हो भी जाए तो घड़ी की मदद से वापस आ पाओ। मिस्टर संभव ने आर्यन को समझाते हुए कहा। अंत भला तो सब भला। अब यहाँ का केस भी सुलझ गया। समर ने थोड़ा बेफिक्र होकर कहा। मुझे लगता है अभी भी हमने पूरी तरह से काम खत्म नहीं किया। आर्यन ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर संभव और समर ने एक साथ कहा। मुझे लगता है ये काम सिर्फ उस कंकाल का नहीं था, बल्कि यहाँ इस अस्पताल में भी कोई उसकी मदद कर रहा था। आर्यन ने कुछ सोचते हुए कहा। तो तुम इसका पता कैसे लगाओगे? मिस्टर संभव ने आर्यन से पूछा। आप लोग जाइए, मैं कालिंदी और सिमरन के साथ मिलकर कुछ सोचता हूँ, आर्यन ने कहा। फिर समर और मिस्टर संभव के जाने के बाद जब आर्यन कमरे से बाहर निकला तो चीकू उसके पैरों से जा लिपटा। कहाँ चले गए थे आप? पता है मैंने आपको कितना ढूंढा। चीकू ने पैरों के सहारे आर्यन के कंधों पर चढ़ते हुए कहा। मैं गेम में गया था अधूरा काम पूरा करने, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आर्यन ने चीकू को अपने कंधों से उतारते हुए कहा। मुझे ना शादी करनी है, चीकू ने शर्माते हुए कहा। यह सुनते ही आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें शादी करनी है? जानते भी हो शादी क्या होती है, और किससे करोगे शादी? आर्यन ने चीकू के पेट में गुदगुदी करते हुए कहा। उस लड़की से। चीकू ने शर्माकर गर्दन नीचे कर ली और एक छोटी लड़की की तरफ इशारा किया। अच्छा, तो तुमने लड़की भी देख ली, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता, आर्यन ने उदास मुंह बनाते हुए कहा। क्यों? ये कहते हुए मानो चीकू की आंखें भर आईं। क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो पक्का शादी करवाएंगे, आर्यन ने चीकू को प्रॉमिस देते हुए कहा। ठीक है, आपसे एक बात और बोलूं? चीकू ने अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए कहा। हाँ बोलो, आर्यन ने कहा। मैं आपको भैया बुला सकता हूँ क्या? मेरा कोई भाई नहीं है, चीकू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा करते हुए कहा। यह सुनकर आर्यन एक पल को सहम गया और कुछ देर चीकू को देखता रहा। फिर उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, बिल्कुल कह सकते हो। इसके बाद फिर उसने चीकू के माथे पर एक किस किया। चलो तुम अब थोड़ी देर यहाँ आसपास खेलो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। इतने में कालिंदी और सिमरन आर्यन के पास आ गए। क्या सब ठीक हो गया? कालिंदी ने हड़बड़ी में पूछा। हाँ सब ठीक हो गया, लेकिन एक छोटा सा काम बाकी है। हमें अस्पताल के सभी स्टाफ को इकट्ठा करके उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी। मुझे लगता है अस्पताल से ही कोई था जो उस शैतानी कंकाल की मदद कर रहा था, आर्यन ने एकटक उनकी ओर देखते हुए कहा। फिर कुछ ही देर में अस्पताल के सभी स्टाफ एक कमरे में मौजूद थे। उन्होंने सबसे पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिस पर शक जताया जा सके। फिर आर्यन को सोचते हुए बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी अस्पताल की भीड़ से अलग चुपचाप बैठा हुआ था। एक दो लोगों से पूछने पर पता लगा कि वो पिछले 2 दिनों से यहीं पर बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। वो अस्पताल को देखता रहता है। अब आर्यन को शक होने लगा था कि हो ना हो इन सभी घटनाओं में इसी का हाथ हो सकता है। आर्यन ने 2 लोगों को कहकर उस आदमी को अपने पास पूछताछ के लिए बुलवाया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए कहा। कबीर, उस आदमी ने सपाट भाव में कहा। तुम पिछले 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने पूछा। कुछ नहीं। कबीर ने कुछ सेकंड आर्यन को देखा और फिर वापस जमीन की ओर देखने लगा। अस्पताल में पिछले 2 दिनों से कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं और हमें शक है कि इसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है, आर्यन ने कबीर पर आरोप लगाते हुए कहा। आप जिस घटना का आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, मैं खुद उस घटना का ही शिकार हूं। ये बोलते ही कबीर की आंखें भर आईं। मैं कुछ समझा नहीं,
आर्यन ने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा। 2 दिन पहले मेरे 5 साल के बेटे की तबीयत खराब हुई थी। यहाँ अस्पताल में उसको एडमिट करवाया। मैं अपने बेटे के पास बैठा ही हुआ था कि तभी एक आदमी आया और पर्ची देकर दवाई लेने के लिए कहने लगा। मैं दवाई लेकर वापस आया ही था, तब तक मेरे बेटे के आसपास भीड़ लगी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि वो अब नहीं रहा। ये कहकर कबीर फूट फूट कर रोने लगा। उसे बस पेट दर्द था। जब मैं दवाई लेने जा रहा था तो वो कह रहा था कि पापा मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, आते हुए पिज्ज़ा लेते आना। और आप जानते हो, वो मुझसे कहता था कि पापा मेरा कोई भाई नहीं है, कब आएगा मेरा भाई। ये बोलते बोलते कबीर अपने ही ख्यालों में चला गया। ये सुनते ही आर्यन को झटका लगा और उसने दूर खेलते हुए चीकू की ओर देखा। उसकी भी आंखों में आंसू आने लगे थे। क्या चीकू ही उनका बेटा है? आर्यन ने खुद से ही सवाल किया। आप चिंता ना करें, आपका बेटा जहां भी होगा अच्छे से होगा। आर्यन ने खुद के आंसू पोंछे और कबीर को हौसला देते हुए कहा। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस आदमी ने आपको दवाई लाने के लिए कहा था, क्या आप उसको पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकता हूं, कबीर ने हामी भरते हुए कहा। थोड़ी देर में फिर से पूरा स्टाफ एक लाइन में खड़ा था और कबीर हर एक व्यक्ति को देखकर आगे बढ़ रहा था। इनमें से कोई नहीं है, कबीर ने आर्यन से कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कालिंदी ने कहा। सिमरन, आज किस किस ने छुट्टी की है और कौन कौन हाफ डे में क्या है, उनकी लिस्ट मिल सकती है क्या? आर्यन ने कुछ सोचकर सिमरन से कहा। फिर थोड़ी देर में आर्यन, कालिंदी, सिमरन और कबीर अस्पताल के ऑफिस में कंप्यूटर पर हर एक स्टाफ को देख रहे थे। तभी एकदम से कबीर ने कहा, यही है वो जिसने मुझे दवाई लाने के लिए कहा था। उसकी डिटेल्स चेक करने के बाद पता चला कि ये संदीप है। उसने आज ही हाफ डे की छुट्टी ली है। आर्यन ने उसके घर का एड्रेस निकलवाया और साथ ही उसका फोटो भी। आर्यन फिर कालिंदी के साथ उसके एड्रेस पर पहुंच गया। पतली संकरी गली में घुसते ही एक भयंकर गंध से आर्यन और कालिंदी का सामना हुआ। वो अपनी नाक पर हाथ रखकर आगे बढ़ते रहे और जब एड्रेस आया तो देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ था। सुनिए, यहाँ पर संदीप रहता था, वो कहाँ है? आर्यन ने पड़ोस की एक औरत से पूछा। कौन संदीप? ये घर तो पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है, औरत ने कपड़े धोते धोते कहा। ये सुनकर आर्यन और कालिंदी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने संदीप की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये संदीप यहीं रहता था ना? अरे ये संदीप नहीं है, ये तो सागर है, 2 गली छोड़कर कोने वाले मकान में रहता है, औरत ने तस्वीर देखते हुए कहा। आर्यन और कालिंदी तुरंत उस घर की ओर चल पड़े। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला। तुम्हारा नाम संदीप है या सागर? आर्यन ने पूछा। ये सुनते ही सागर आर्यन को धक्का देकर भाग गया, मगर गलियों से, सड़कों से होते हुए बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सागर को पकड़ लिया और फोन करके सुरक्षा समिति को आने के लिए कह दिया। बता, किसके कहने पर यह सब कर रहा था? आर्यन ने एक चांटा मारते हुए सागर से कहा। मैंने बता दिया तो वो मुझे मार डालेंगे, सागर ने कहा, और नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। आर्यन ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा। समझने की कोशिश करो, मैं नहीं बता सकता, सागर ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। ठीक है, मत बताओ। आर्यन ने सागर का गला दबाना शुरू कर दिया। सांस ना लेने की वजह से सागर का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। कालिंदी आर्यन को रोकने की कोशिश करती, मगर आर्यन किसी की नहीं सुन रहा था। बताता हूं सागर ने खांसते हुए कहा। मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, बस रोज सुबह मेरे पास एक चिट्ठी आती थी जिसमें ऑर्डर्स लिखे होते थे और उसे पढ़ने के बाद चिट्ठी को जलाने के लिए कहा जाता था, सागर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। चिट्ठी देने कौन आता था? आर्यन अपनी आवाज तेज करते हुए बोला। नहीं जानता, जब सुबह उठता था तो चिट्ठी आ चुकी होती थी। इतने में ही सुरक्षा समिति के लोग वहां आ जाते हैं और कालिंदी सागर को गाड़ी में बैठाकर सुरक्षा समिति के ऑफिस ले जाती है। आर्यन सोचने लगता है कि वो पहले ऐसा कभी नहीं था। इस तरह से किसी को मारने का ख्याल उसे कभी नहीं आया था, तो आज ऐसा क्यों हुआ? तभी उसे चीकू का ख्याल आया और वो तुरंत अस्पताल की ओर चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर आर्यन ने देखा कि चीकू एक बेंच पर बैठे अपने पैर हिला रहा था। चीकू को पिज्जा खाना है? आर्यन ने चीकू को गोद में उठाते हुए कहा। भैया,
आपको कैसे पता कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है? चीकू ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा। भाई हो ना, सब पता है मुझे। ये कहते ही आर्यन ने चीकू को सीने से लगा लिया। पिछले 2 दिनों से देख रही हूं तुम खुद से ही बातें कर रहे हो, क्या हो गया है? सिमरन ने आर्यन के पास आते हुए कहा। कुछ नहीं, आर्यन ने चीकू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। फिर आर्यन ने रास्ते से पिज्जा लिया और चीकू को खिलाया और उसके बाद घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही आर्यन के पास समर का फोन आया। आर्यन, तुम्हें जल्द से जल्द बड़े टावर के पास वाले ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा। मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। समर ने तुरंत कहा। लेकिन सर बात क्या है? आर्यन ने संजीदगी से पूछा। भारत में सुरक्षा समिति को मिलाकर कुल 5 संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि इनमें से 2 संस्थाओं में आपस में लड़ाई हो गई है। कोई नहीं जानता कि किस वजह से ये आपस में लड़ रहे हैं। अगर इनकी लड़ाई नहीं रोकी तो हो सकता है शैतानी शक्तियां इसका फायदा उठाएं। इसीलिए जल्द से जल्द हमें इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा। समर ने कहा। ठीक है सर, मैं यहाँ से निकलता हूँ। आर्यन ने ये कहकर तुरंत कैब मंगवाई और बड़े टावर की ओर रवाना हो गया। आखिर क्यों 2 संस्थाओं ने आपस में लड़ाई की? क्या इनकी लड़ाई का फायदा शैतानी शक्तियां उठा पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन कालंदी और सिमरन की मदद से हॉस्पिटल में गड़बड़ करने वाले शख्स सागर को पकड़ लेता है। तभी समर को फोन पर खबर मिलती है कि सुरक्षा समिति के 2 ग्रुप के बीच झगड़ा हो गया है। फिर समर और आर्यन इस झगड़े को रुकवाने के लिए बड़े टावर वाले ऑफिस के लिए निकलते हैं। अब आगे आर्यन और समर जल्दी से बड़े टावर वाले ऑफिस पहुंचते हैं, जहां सुरक्षा समिति की 2 संस्थाएं वरीयता में टीम नंबर 2 और टीम नंबर 5 के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आरोप है कि टीम नंबर 5 के एक सदस्य ने टीम नंबर 2 के एक सदस्य की हत्या की है। टीम 5 का कहना था कि मरने वाला शख्स हमारी महत्वपूर्ण जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहा था, लेकिन उस शख्स की तरफ के लोगों का कहना था कि टीम 5 के लोग हमारे आदमी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि टीम 5 के लोग काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन टीम 2 जो पहले वरीयता में 5वें स्थान पर थी, अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ती गई और टीम नंबर 2 हो गई थी, जो टीम नंबर 5 के लोगों से देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए बदनाम करने के लिए टीम 5 के लोगों ने हमारे आदमी की हत्या कर दी है। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद समर चेतावनी देते हुए कहता है, कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला हेड ऑफिस के लोग करेंगे। तुम दोनों टीमें आपस में लड़कर इस तरह सुरक्षा समिति का नाम खराब नहीं कर सकते। याद रहे, हमेशा 2 लोगों की लड़ाई का फायदा तीसरा उठा ले जाता है। दोनों टीम्स के लोग सिर झुकाए खामोशी से समर की बातें, या यूं कहें उसकी डांट सुन रहे थे। हम सबको एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, ना कि गिराने में, समर ने आदेश देते हुए कहा। दोनों टीम्स के लोग अब शांत खड़े हैं। जितनी मुश्किल समस्या दिख रही थी उतनी आसानी से समाधान भी हो गया। चलो चलते हैं, समर ने गहरी सांस लेते हुए आर्यन से कहा। शाम को थका हारा आर्यन अपने रूम में उदास बैठा हुआ था। वो सोच रहा था, अगर बात अभिषेक की जान की सलामती की नहीं होती तो मैं लाख रुपए सैलरी देने पर भी सुरक्षा समिति के लिए कभी भी काम नहीं करता। आर्यन ने अपना सिर पकड़े हुए उदास मन से कहा। तभी आर्यन का फोन बजता है। फिर सिमरन का नाम देखते ही दूसरी घंटी बजने से पहले ही वो फोन रिसीव करते हुए कहता है, हाँ सिमरन, वो यार सॉरी, आज काम में दिन भर बहुत बिजी था, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, आर्यन ने अपनी सफाई देते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, कल सुबह क्या कर रहे हो? सिमरन ने दूसरी तरफ से पूछा। कल कुछ नहीं, क्यों, कुछ काम है क्या? आर्यन ने पूछा। नहीं, काम तो कुछ नहीं है, पर वो क्या है ना, कल मेरा ऑफ है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कल कोई मूवी देखने चले। सिमरन ने धीरे से कहा। मूवी? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, मूवी मेरी पसंद की देखेंगे, आर्यन ने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा। चलेगा, हॉरर मूवी छोड़कर कोई भी चलेगी। तो कल सुबह 9 बजे फन सिनेमा में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। ये कहकर सिमरन फोन रख देती है। सिमरन से बात करने के बाद आर्यन के चेहरे की उदासी ऐसे गायब हो गई थी
जैसे अक्सर शादियों में पनीर की सब्जी से पनीर गायब हो जाता है। साथ ही आर्यन समझ गया था कि सिमरन अभिषेक को बहुत मिस कर रही है। दरअसल मूवीज देखना, बाहर डिनर करना, हर हाल में खुश रहना, ये सब अभिषेक को बहुत पसंद था। और वो हमेशा सिमरन को कहता था कि अगर मैं मर भी गया ना, तो इस बात पे सिमरन उस पर भड़क गई। उसने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं कहना। लेकिन अभिषेक ने प्यार से समझाते हुए कहा कि देखो, मैं अगर मर भी गया ना तो वापस आ सकता हूँ, अगर तुमने जिंदगी के हर पल को खुशी से जिया तो। बस आज अभिषेक की बात मान के ही सिमरन ये सब कर रही थी और उम्मीद कर रही थी कि अभिषेक जल्द ही सही सलामत वापस आ जाएगा। फिर अगले दिन दोपहर के 12:30 बज रहे थे। सिमरन और आर्यन फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं। सिमरन व्हाइट कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए थी। आर्यन लाल कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहने सिमरन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा था। फिल्म देखकर मजा आ गया, पूरे पैसे वसूल थी मूवी, सिमरन ने पॉपकॉर्न खाते हुए कहा। खाक पैसा वसूल मूवी थी, बेचारा हीरो बिना हीरोइन के रह जाता है और हीरोइन उसके दोस्त को मिल जाती है। आर्यन ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। आर्यन की बात सुनकर सिमरन चलते चलते रुक जाती है और आर्यन की तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगती है। क्या हुआ, कुछ गलत बोल गया क्या? आर्यन ने थोड़ा डरते हुए पूछा। पता है तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है? खुद से तो कुछ होता नहीं है और सारा दोष लड़की पर थोप देते हो। जब हीरो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हीरोइन से अपने दिल की बात कह सके, तो हीरोइन क्या बुढ़ापे तक उसका वेट करती? हीरोइन ने सही किया जो हीरो के दोस्त से शादी कर ली। सिमरन ने अपने भावों को तानते हुए कहा। कहीं तुम हीरो के बहाने मुझे तो सुनाने के मूड में नहीं हो? आर्यन ने चुटकी लेते हुए कहा। इस पर सिमरन ने आर्यन की नकल उतारते हुए कहा, कहीं तुम हीरो के बहाने मुझे तो सुनाने के मूड में नहीं हो? वेरी फनी। सिमरन को अपनी नकल करता देखकर आर्यन की हंसी छूट जाती है। बहुत हंसी आ रही है, कल शाम को जब फोन किया था तब ये हंसी कहाँ गायब हो गई थी? सिमरन ने पूछा। अब तुम्हें क्या बताऊं, वैसे भी मेरी दादी कहती हैं कि जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से घबराना कैसा। क्या क्या क्या? ओखली, मूसल, ये सब क्या होता है? मैं कुछ समझी नहीं। सिमरन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजती है, जिसके बाद आर्यन पैंट की जेब से फोन निकालता है। उसके बाद वो देखता है कि फोन की स्क्रीन पर समर सर लिखा हुआ आ रहा था। फिर कभी समझाता हूँ, ये कहकर आर्यन फोन साइड में लेकर चला जाता है। आर्यन, अगले कुछ घंटों में तुमको किसी भी वक्त पर टास्क के लिए निकलना पड़ सकता है। अपनी तरफ से तैयार रहना। और हाँ, एक बात और, ये टास्क तुम्हारी अब तक की सबसे खतरनाक टास्क होने जा रही है। सो बी केयरफुल एंड ऑल द बेस्ट। इसके बाद फोन कट जाता है। अब जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मुसल से क्या घबराना, मेरा मतलब खतरों से क्या घबराना, आर्यन ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा। फिर आर्यन सिमरन के पास आगे आते हुए बोला, चलो चलते हैं। किसका फोन था? सिमरन ने आर्यन के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। ऑफिस से फोन था, मुझे अगले मिशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। आर्यन ने अपना फोन जीन्स की पॉकेट में रखते हुए कहा। ऑल द बेस्ट, सिमरन ने थम्स अप करते हुए कहा। इधर समर और कालंदी ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग के लिए आए हुए थे। समर खिड़की के पास खड़ा हुआ सिगरेट के कश लगा रहा था, वहीं कालंदी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। समर, कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे इस टास्क के लिए आर्यन को चुनकर? कालंदी ने समर की तरफ देखते हुए कहा। जब हम लोगों ने आर्यन को सुरक्षा समिति का सदस्य बनाया था तब भी हमारे इस फैसले पर काफी उंगलियां उठी थीं, लेकिन आर्यन ने अपने हुनर से हमारे फैसले को सही साबित करके दिखाया। मुझे उस पर कल भी पूरा विश्वास था और आज भी है। वो मेरे फैसले को कभी गलत साबित नहीं होने देगा। समर ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये टास्क पहले के सभी टास्क से मुश्किल और खतरनाक है। इस टास्क में दिमाग और ताकत दोनों की जरूरत है। अब तक चंद लोग ही इस टास्क को पूरा करके वापस लौटे हैं। मुझे लगता है आर्यन इस टास्क के लिए अभी छोटा बच्चा है। कालंदी ने लैपटॉप के कीपैड पर टाइपिंग करते हुए कहा। इस गेम में ना कोई छोटा बच्चा है और ना ही कोई बूढ़ा। इस खेल को खेलने वाला सिर्फ एक प्लेयर है, समर ने कड़ी आवाज में कहा।
तुम सही कह रहे हो, मैं बेवजह ही आर्यन को लेकर भावुक हो रही थी। अच्छा, वो मैंने आर्यन की फाइल आगे फॉरवर्ड कर दी है। कालिंदी ने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा। गुड। समर ने चेयर पर रिलैक्स होकर बैठते हुए कहा। अगली सुबह सड़क पर भारी ट्रैफिक था। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी तो किसी को बच्चों को टाइम पर स्कूल छोड़ने की जल्दी, और कोई तो सड़क पर घूमने के मकसद से निकला हुआ था। आर्यन 50 की स्पीड से बाइक चला रहा था। तभी उसकी नज़र बीकानेर स्वीट्स पर पड़ती है। आर्यन फौरन बाइक को रोककर शॉप से 1 किलो डोडा बर्फी लेता है। अभिषेक ने आर्यन को पहले कभी बताया था कि वो जब भी कहीं बाहर से घर लौटता है तो अपनी मम्मी पापा के लिए बीकानेर स्वीट से डोडा बर्फी ले जाना नहीं भूलता। डोडा बर्फी अभिषेक के मम्मी पापा को बहुत पसंद है। फिर अगले 20 मिनट बाद आर्यन अभिषेक के घर पर सोफे पर बैठा हुआ अभिषेक के पापा को दिलासा दे रहा था। अभिषेक की मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी। चाचा जी, आप फिक्र मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अभिषेक जल्दी वापस घर लौट आएगा। पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। मैं अक्सर पुलिस स्टेशन जाकर अभिषेक के बारे में अपडेट लेता रहता हूँ। आर्यन ने अपने चाचा का हाथ पकड़ते हुए कहा। बेटा, पुलिस पर तो विश्वास हमें भी है, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ हमारी उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। अभी तक पुलिस वाले अभिषेक के बारे में एक छोटा सा सुराग तक नहीं ढूंढ पाए हैं। अभिषेक के पापा ने नम आंखों से कहा। चाचा चाची, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अभिषेक के कमरे में जा सकता हूं? आर्यन ने पूछा। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? अभिषेक का कमरा जितना उसका है उतना तुम्हारा भी है, अभिषेक की मम्मी ने कहा। पर उनकी आंखों में दुख और मायूसी के साथ साथ एक उम्मीद भी थी, या शायद यकीन था कि उनका बेटा अभिषेक उन्हें वापस मिल जाएगा। शायद ये ऊपर वाले पे उनका विश्वास भी था। ठीक है, मैं अभिषेक के कमरे से होकर आता हूं, आर्यन ने सोफे से उठते हुए कहा। फिर आर्यन अभिषेक के कमरे में आता है और उसके कमरे को चारों तरफ से देखना शुरू करता है। आर्यन को लगता है कि अभिषेक के गायब होने से संबंधित उसे कुछ यहां जरूर मिल सकता है। तभी आर्यन की नजर साइड में रखे एक ड्रॉर पर पड़ती है। आर्यन धीरे से ड्रॉर को खोलता है, मगर आर्यन को उसके अंदर से कुछ खास नहीं मिलता। आर्यन ड्रॉर को बंद करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक डायरी पर पड़ती है। वो उस डायरी को खोलता है। उसमें कुछ लिखा हुआ था। आर्यन को सोचकर उस डायरी को अपनी पैंट के पॉकेट में छिपा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन अभिषेक के कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ आता है, जहां अभिषेक के मम्मी पापा दोनों सोफे पर बैठे थे। अच्छा चाचा चाची, मैं चलता हूँ, अभिषेक जल्दी घर वापस आ जाएगा, आप ज्यादा परेशान ना हो, आर्यन ने दोनों के पैर छूते हुए कहा। दोनों आर्यन को आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो बेटा। इसके बाद आर्यन वहां से अपने घर के लिए निकल गया। आर्यन अपने घर पहुंचते ही सीधा अपने रूम में जाता है और रूम को अंदर से बंद कर लेता है। उसके बाद वो अभिषेक के रूम से मिली डायरी को पढ़ना शुरू करता है। वैसे तो उस डायरी में कुछ खास नहीं लिखा था। कुछ पन्नों पर अभिषेक के दोस्तों के मोबाइल नंबर लिखे थे और कुछ पन्नों पर रोमांटिक शायरी लिखी हुई थी, जो शायद अभिषेक ने सिमरन के लिए लिख रखी थी। डायरी के पन्ने पलटते पलटते आर्यन को एक पन्ने पर एक दुनिया दो भाई 3 बार लिखा हुआ दिखाई देता है। एक दुनिया दो भाई, 3 बार लिखने का क्या मतलब है? हो सकता है अभिषेक को पता था कि उसके गायब होने के बाद मैं उसके घर, उसके कमरे की तलाशी लेने जरूर जाऊंगा। क्या इसीलिए उसने ये लाइन मेरी मदद करने के लिए लिख रखी थी? अब मेरे पास 2 पहेली हैं। पहली पहेली, मुझे मानो तो मैं सब कुछ हूं, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और दूसरी, एक दुनिया 2 भाई, लेकिन जवाब मेरे पास किसी का भी नहीं है, आर्यन ने गंभीर होते हुए कहा। आखिर इन पहेलियों का क्या राज है? क्या वक्त रहते आर्यन इन दोनों पहेलियों को सुलझा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि समर आर्यन को अगले टास्क के लिए रेडी रहने के लिए कहता है। आर्यन को अभिषेक के कमरे से एक डायरी मिलती है जिसमें एक पहेली लिखी है, एक दुनिया 2 भाई। अब सुनिए आगे।
आर्यन दोनों पहेलियों को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालता है, लेकिन सुलझा नहीं पाता। आर्यन इन दोनों पहेलियों के बारे में सिमरन से पूछना चाहता था। उसका मानना था कि लड़कियां किसी भी पहेली को सुलझा सकती हैं, क्योंकि वो खुद एक पहेली होती हैं। लेकिन आर्यन बेवजह सिमरन को परेशान भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए सिमरन से इस बारे में बात करने का उसने अपना विचार बदल लिया। फिर आर्यन को लगता है कि क्यों ना इन पहेलियों के बारे में चीकू से पूछा जाए, लेकिन उसे यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि चीकू का मन होता है तभी वो जवाब देता है। बिना अपने मन के वो कुछ भी नहीं सुनता और ना ही कुछ कहता है। आखिर चीकू बच्चा जो ठहरा, बच्चे तो अपने मन के मौजी होते हैं। आर्यन पहेलियों को सुलझाने में लगा ही था कि तभी आर्यन के शरीर में लगे हुए ब्लैक कांच से रोबोटिक साउंड आती है। मिशन पर जाने का समय हो चुका है। 5, 4, 3, 2, 1। इसके बाद रोबोटिक आवाज बंद हो जाती है। आर्यन अब समीर बन के गेम के अंदर एंटर कर चुका था। आर्यन अपने आप को एक घने जंगलों के बीच पाता है, जहां उसे दूर दूर तक ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर दिखाई दे रहा था। मगर तभी कुछ लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। मार दो इसको, बचकर ना जाने पाए। अंधेरे से आती ये आवाजें कैसी? आर्यन ने अपने चारों तरफ घूमते हुए कहा। तभी सामने से आर्यन को कुछ लोग अपनी तरफ ही आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में तेज धार हथियार लगे हुए थे, जिनकी संख्या 4 थी, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं। चारों हमलावर आर्यन के काफी करीब आ चुके थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इन चारों हमलावरों का मुकाबला करे या फिर इनसे जान बचाकर भागे। तभी आर्यन को समर की बात याद आती है, जिसने फोन पर कहा था कि अगली टास्क बाकी टास्क से ज्यादा खतरनाक होगी। समर की बात को याद करते हुए आर्यन ने इन चारों हमलावरों का मुकाबला करने का फैसला किया। चारों हमलावर आर्यन के काफी करीब थे और चारों एक साथ आर्यन पर तेज हथियार से वार करते हैं। आर्यन बिना घबराए दूसरी तरफ जंप लगाता है और फुर्ती के साथ उन हमलावरों में से एक लड़की से उसका हथियार छीनकर उसकी गर्दन पर रख देता है। कौन हो तुम लोग? आखिर तुम चारों की मेरे से क्या दुश्मनी है? जल्दी बताओ, वरना मैं इस लड़की की गर्दन उड़ा दूंगा। आर्यन ने शेर की तरह दहाड़ मारते हुए कहा। अरे हम लोगों की सच्चाई बता क्यों नहीं देते? अब क्या मुझे मरवा के ही रहोगे? आर्यन के चंगुल में फंसी लड़की ने कपकपाते हुए होठों से अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की को छोड़ दो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। हम तो बस तुम्हारी ताकत परख रहे थे कि तुम हमारी टीम का हिस्सा बनने लायक हो भी या नहीं। उन चारों हमलावरों में से एक ने कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? आर्यन ने सतर्कता दिखाते हुए कहा। तुम्हें हमारा यकीन करना ही पड़ेगा, दूसरे हमलावर ने कहा। तुम चारों लोग पहले मुझ पर तेज हथियार से हमला करते हो और अब दोस्ती की बात करते हो। मैं तुम लोगों पर कैसे यकीन कर सकता हूं? आर्यन ने लड़की को पीछे की तरफ ले जाते हुए कहा। तभी चीकू, जो इस टास्क में आर्यन के साथ ही था, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं, वो ये पहेली दोहराता है। भैया कुछ समझ में आया? थोड़ा और दिमाग पर जोर दो। चीकू ने आर्यन के कंधे पर बैठे हुए कहा। अगर मैं इन लोगों की बातों पर यकीन करूं तो सब कुछ है और ना करूं तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब इस पहेली का अर्थ यकीन है, आर्यन ने अपने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। फिर आर्यन तुरंत उस लड़की की गर्दन से हथियार हटा लेता है और उसे छोड़ देता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता हूँ। हेलो, मेरा नाम रुचि है। जिस लड़की की गर्दन पर आर्यन ने हथियार रखा हुआ था, वही लड़की सबसे पहले आर्यन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। हेलो, मैं समीर। आर्यन ने रुचि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोस्त मानते हो लेकिन अपना नाम गलत बताते हो, रुचि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। टास्क में मेरा यही नाम है, आर्यन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। हम सभी का भी टास्क में दूसरा नाम है, लेकिन वो क्या ना, हमें टास्क वाले नाम से सुनने की आदत नहीं है, इसीलिए हम आपस में एक दूसरे को असली नाम से ही बुलाते हैं। चारों में से एक लड़के ने कहा। भैया वैसे बात तो सही है, जब मैं जिंदा था ना तो स्कूल में मेरा नाम चंद्रभान था, लेकिन घर में सब लोग मुझे चीकू कहकर ही पुकारते थे, इसीलिए मैं स्कूल में भी चीकू नाम से ही ज्यादा रिस्पॉन्स किया करता था।
जिस वजह से कई बार मुझे अपने टीचर से डांट भी खानी पड़ती थी। उनको लगता था कि मैं जानबूझकर उनकी बात अनसुनी करता हूं। चीकू ने आर्यन के बालों की चंपी करते हुए समझाया। आर्यन कुछ देर तक चीकू की तरफ देखता है। मेरा असली नाम आर्यन है, और आप लोगों का? आर्यन ने चारों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम विशाल। चारों में से एक लड़के ने आगे बढ़कर आर्यन से हाथ मिलाकर कहा। मेरा नाम राघव है, दूसरे ने कहा। और मेरा नाम रुचि है। रुचि ने फिर से आर्यन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। आप अपना नाम पहले ही बता चुकी थी। आर्यन ने दोबारा से रुचि से हाथ मिलाते हुए कहा। लगता है रुचि को आर्यन में कुछ ज्यादा ही रुचि है, राघव ने धीरे से कहा। इसके बाद फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। रुचि थोड़ा सा शर्मा जाती है। तभी आर्यन की नजर दूसरी लड़की की तरफ पड़ती है, जो सबसे अलग खड़ी थी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आर्यन ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। हम यहाँ साथ में एक टास्क को पूरा करने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे से रिश्तेदारी बनाने के लिए, उस लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। आर्यन, पलक की बातों का बुरा मत मानना, इसे नए लोगों से घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, राघव ने पलक की बात साधते हुए कहा। अच्छा, हम लोगों का आपस में परिचय तो हो गया, पर अब काम की बात भी कर ली जाए। सबसे पहले हमें टास्क में आगे बढ़ने से पहले पांचों में से किसी एक को कैप्टन चुनना पड़ेगा। फिर चुने हुए कैप्टन को ही टास्क में हम सबको फॉलो करना होगा, विशाल ने कहा। सभी ने विशाल की बात पर सहमति जताई। तो ठीक है, सबसे पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं। कैप्टन बनने के लिए हम में से कौन कौन इच्छुक है? जो भी कैप्टन बनने के लिए इच्छुक हैं, अपना हाथ खड़ा कर दें। अगर उम्मीदवार एक से ज्यादा होते हैं तो कैप्टन का फैसला पर्ची डालकर किया जाएगा, विशाल ने कहा। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी आर्यन अपना हाथ खड़ा कर देता है, और अब तक आर्यन के अलावा किसी ने हाथ खड़े नहीं किए। लो, कैप्टन का फैसला हो गया, हमारा कैप्टन आर्यन होगा, रुचि ने उछलते हुए कहा। सभी लोग रुचि की तरफ देखने लगते हैं। रुचि तभी अपने उत्साह को कंट्रोल करती है और देखती है कि पलक ने भी कैप्टन की रेस में अपना हाथ उठा रखा है। रुचि का चेहरा ये देखकर उतर जाता है। अच्छा भला आर्यन कैप्टन बन रहा था, इस पलक को हाथ उठाने की क्या जरूरत थी, रुचि ने खुद से धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। समय बीतता जा रहा है, जल्दी से कैप्टन का चुनाव कर लेते हैं, विशाल ने कहा। इसके बाद विशाल सबको एक एक पर्ची देते हुए आगे बोला। अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिखकर सब लोग अपनी अपनी पर्ची सामने रखे बड़े से पत्थर पर रखते हैं। सभी पांचों लोग अपनी अपनी पर्ची पर नाम लिखकर पत्थर पर रख देते हैं। उसके बाद विशाल पांचों पर्ची अपने हाथ में लेता है और पर्ची में लिखे नाम पढ़ना शुरू करता है। पहली पर्ची आर्यन के नाम की निकलती है, दूसरी पर्ची पलक के नाम की। विशाल तीसरी पर्ची खोलता है, पर उस पर भी पलक का नाम लिखा हुआ होता है। चौथी पर्ची पर तभी आर्यन का नाम फिर से मिलता है। अब बची एक पर्ची, उसके खुलने के बाद साफ हो जाएगा कि कैप्टन कौन बनेगा। पलक को पूरा यकीन था कि कैप्टन वही बनेगी, अंतिम पर्ची में उसी का नाम होगा। मैं तो कहती हूँ आर्यन के पास अब भी समय है, अंतिम पर्ची खुलने से पहले अपना नाम वापस ले सकता है, थोड़ी इज्जत बच जाएगी, पलक ने घमंड में चूर होते हुए कहा। सभी लोग आर्यन की तरफ देखने लगते हैं। मेरी दादी ने बचपन से सिखाया है कि कभी हार अगर सामने दिख भी रही हो ना, तो लड़कर हारना, बिना लड़े मत हारना, आर्यन ने अपने हाथों की उंगलियां चटकाते हुए कहा। अब सबकी नजर लास्ट पर्ची पर थी, वो विशाल के हाथ में थी। विशाल पर्ची खोलता है और पर्ची में नाम पढ़ता है, और हमारे कैप्टन का नाम है आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही पलक का मुंह बन जाता है। आर्यन की जीत से राघव भी खुश नहीं था, क्योंकि वो भी पलक को जिताना चाहता था। सभी लोग आर्यन को कैप्टन बनने की बधाई दे रहे थे, लेकिन पलक और राघव एक कोने में खड़े थे। आर्यन की नजर दोनों पर पड़ती है। कैप्टन होने के नाते मेरा सबसे पहला काम है कि मैं सबको एक साथ लेकर चलूं, और आप लोगों को भी मुझ पर यकीन करना होगा, तभी हम इस टास्क में सफल हो सकते हैं। आर्यन ने एक लीडर की तरह सबको संबोधित करते हुए कहा। ठीक है कैप्टन, सबने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें बिना वक्त गंवाए अपने टास्क की तरफ बढ़ना चाहिए। हम शुरुआत उत्तर दिशा से करते हैं, आर्यन ने सभी को आदेश देते हुए कहा। फिर आर्यन, पलक, रुचि, विशाल और राघव
सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करते हैं। काफी दूर चलने के बाद भी सामने बने जंगल और पहाड़ियों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं हमने टास्क की शुरुआत गलत दिशा से तो नहीं कर ली? सिर्फ पहाड़ और घने जंगल के सिवाय दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा। राघव ने चलते चलते अपनी कमर सीधी करते हुए कहा, इतना अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में चले होते तो अब तक कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाते। पलक ने आर्यन की तरफ देखते हुए आंखें तिरछी करते हुए कहा, वो देखो सामने कुछ है शायद। रुचि ने कहा। सब लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सामने एक बड़ा सा गोल आकार का झूला दिखाई दे रहा था। ये तो वही झूला लग रहा है जो अक्सर बड़े बड़े मेलों में लगा होता है, जिसमें सभी लोग बैठकर गोल गोल घूमते हैं। राघव ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। तभी रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, आप सभी का स्वागत है। टास्क की शुरुआत करने से पहले आप सभी के धैर्य और डर को सहन करने की क्षमता की परीक्षा ली जाएगी। आप सभी को अपनी अपनी आंखें बंद करते हुए इस झूले में बैठना है। उसके बाद ये झूला तेजी से घूमना शुरू करेगा, लेकिन आप लोगों को अगले आदेश तक अपनी आंखें बंद करके ही रखनी है। जिसने भी अपनी आंखें खोली या मुंह से हल्की सी भी आवाज निकाली, वो इस परीक्षा में असफल माना जाएगा और सीधा झूले से नीचे जमीन पर गिर जाएगा और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत निश्चित है। और हाँ, एक जरूरी बात, इस टास्क के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए तुम लोगों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना अंतिम पड़ाव के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा और सब लोग मारे जाएंगे। इसीलिए अपनी जान बचाने के साथ साथ अपने साथियों की जान भी बचानी है। आदेश का पालन हो। इतना कहते ही रोबोटिक आवाज आनी बंद हो गई। सभी लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं। कैप्टन होने के नाते मैं इस टास्क के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि धैर्य और डर की इस परीक्षा में हम सब सफल रहेंगे। आर्य ने सभी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। सभी लोग फिर आंखें बंद करते हुए झूले की तरफ बढ़ते हैं और झूले में बने बॉक्स में बैठ जाते हैं। एक बॉक्स में एक ही आदमी को बैठना था। फिर सभी के झूले में बैठते ही झूला धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगता है। अचानक से झूले की रफ्तार फिर बढ़ती चली जाती है। झूले की रफ्तार अब हवा से बातें करने लगती है। झूले की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि उससे बनी हवा से आसपास के पेड़ जमीन से उखड़ उखड़ कर गिरते जा रहे थे। और तभी अचानक से झूले से किसी के गिरने की आवाज आती है, धड़ाम करके। आखिर झूले से गिरने वाला पांचों में से कौन था? क्या झूले से गिरने वाले शख्स के जीवन का अंत टास्क के शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन टास्क में एंटर करता है, जहां उसकी मुलाकात विशाल, रुचि, राघव और पलक से होती है। फिर धैर्य और डर की क्षमता को परखने के लिए सभी को झूले में बैठने को कहा जाता है और झूला गोल गोल तेजी से घूमना शुरू कर देता है। तभी चलते झूले से किसी के गिरने की आवाज आती है। अब आगे झूला अभी भी तेजी से घूम रहा था। थोड़ी देर बाद झूले की गति धीरे धीरे कम होने लगी थी और कुछ समय बाद झूला एकदम से रुक जाता है। एक बार फिर रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, आंखें खोलते हुए आप सभी झूले से उतर सकते हैं। इतना कहते ही रोबोटिक आवाज आनी बंद हो जाती है। आर्यन, विशाल, पलक, रुचि सभी झूले से उतरकर नीचे आते हैं। झूले के तेजी से गोल गोल घूमने के कारण सभी का सिर अब भी घूम रहा था। सभी अपने सिर को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन चारों तरफ देखता है। राघव कहाँ है? आर्यन ने सहमते हुए कहा। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग चारों तरफ देखने लगते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, मगर फिर जल्दी ही सब समझ गए थे कि राघव के साथ क्या हुआ होगा। आर्यन थोड़ा आगे चलकर देखता है कि झाड़ियों के पास राघव का मृत शरीर पड़ा हुआ था। बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। राघव के शव को देखकर सबकी आंखों में आंसू थे। राघव, हम लोगों ने एक दूसरे से इस टास्क को जीतने का वादा किया था, मगर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम बीच में ही मुझे छोड़कर चले गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। पलक ने रोते हुए कहा। हमने अपने एक साथी राघव को खो दिया है, जिसका सभी को बहुत दुख है, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा।
इस टास्क में सही समय पर जो अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, अंत में वही जीतेगा। याद रहे, अब हम संख्या में 4 बचे हैं। अगर हमें अंतिम पड़ाव तक पहुंचना है तो आगे के लिए बहुत होशियार रहना होगा। हो सकता है आगे चीजें और भी खतरनाक होती जाएंगी। और तभी तेज धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं। चारों तरफ धुंध छा जाती है। थोड़ी देर बाद हवा शांत होती है। धुंध भी जल्दी ही छट जाती है। अब राघव का मृत शरीर अपनी जगह पर नहीं था, लेकिन वहां एक चिट्ठी जमीन पर पड़ी हुई थी। आर्यन उस चिट्ठी को उठाता है। उस चिट्ठी में कुछ लिखा था। दरअसल इस चिट्ठी में टास्क के आगे की जानकारी और नियम लिखे थे। आर्यन चिट्ठी पढ़कर सभी को सुनाता है। चिट्ठी के अनुसार आगे एक बहुत बड़ी हवेली मिलेगी, जिसके अंदर सूरज निकलने से पहले ही कम से कम 3 लोगों के साथ प्रवेश करना होगा। और प्रवेश करने के बाद उस हवेली की रानी के लिए हवेली में छिपा लाल जोड़ा ढूंढकर रानी को पहनाना होगा। ये सब काम सूरज निकलने से पहले ही करना है, वरना सबकी मौत निश्चित है। और यही इस टास्क का अंतिम पड़ाव भी था। फिर आर्यन, विशाल, पलक और रुचि हवेली की तलाश में आगे चलना शुरू करते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद भी हवेली का कुछ भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते सभी लोग बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन हर हाल में सूरज निकलने से पहले हवेली में प्रवेश करना ही था। कुछ फासले और चलने के बाद तभी एक बड़ी सी हवेली दिखाई पड़ती है। हवेली को देखकर चारों की जान में जान आ जाती है। हवेली के गेट पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था और पास में ही कई सारी चाबियां लटकी हुई थीं। आर्यन चिट्ठी निकालकर आगे के नियम पढ़ता है। नियम के अनुसार ताले में सही चाबी डालने पर ही ताला खुलेगा और उसके बाद हवेली में प्रवेश कर सकते थे। ताले में गलत चाबी डालने पर मौत सभी का काल बन जाएगी। सभी प्लेयर्स चाबियों को ध्यान से देखना शुरू करते हैं, लेकिन ये क्या, सामने से एक विशाल अजगर चारों की तरफ बढ़ रहा था। सभी प्लेयर्स का ध्यान चाबियों की तरफ था। अजगर तभी चारों से 1 कदम की दूरी पर था और वो अपना मुंह खोलता है और फिर जैसे ही वो अपनी सांस अंदर खींचता है तो विशाल, रुचि और पलक को वो अपने अंदर निगल लेता है। अजगर आर्यन को निगलने के लिए फिर से अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन अपने आप को बचाता हुआ वहां से दूसरी तरफ भाग जाता है। आर्यन अजगर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन 3 इंसानों को निगलने की वजह से अजगर का पेट फूल चुका था और अब अजगर से हिला भी नहीं जा रहा था, जो आर्यन के लिए वरदान था। मुझे समय रहते पलक, विशाल और रुचि को अजगर के पेट से निकालना ही होगा, मगर कैसे? आर्यन ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो अजगर इतना विशाल था कि आर्यन उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वहां कोई और नजर भी नहीं आ रहा था जिससे आर्यन मदद ले सके। तभी आर्यन के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना अजगर से निपटने के लिए रेड डांसिंग शूज की मदद ली जाए। हाँ, ये सही रहेगा, आर्यन ने सोचते हुए कहा। उसके बाद आर्यन रेड डांसिंग शूज को एक्टिव होने का आदेश देता है। आदेश मिलते ही रेड डांसिंग शूज आर्यन के सामने थे। आर्यन रेड डांसिंग शूज से कुछ बोलता, उससे पहले ही शूज से आवाज आती है, तुमने काफी समय से मेरा इस्तेमाल नहीं किया है, जिस वजह से मेरी सारी शक्तियां स्लीप मोड में जा चुकी हैं। तुमको फिर से डांस करके मुझे खुश करना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियां उदासीन मोड से एक्टिव मोड पर आ सकें। उसके बाद ही मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगा। मेरे साथियों की जान खतरे में है। अजगर के पेट के अंदर कभी भी मेरे साथियों का दम घुट सकता है और रेड डांसिंग शूज को मेरी मदद करने से पहले मेरा डांस देखना है। भला ऐसी हालत में कौन डांस कर सकता है? आर्यन ने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा। बसंती, भैया भूल गए, शोले फिल्म में वीरू की जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी बसंती गब्बर के कहने पर अपने प्रेमी वीरू की जान की खातिर कांच के टुकड़ों पर नाची थी। आपको तो फिर भी साफ सुथरी जमीन पर नाचना है। चीकू ने आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन को चीकू की बात समझ में आ जाती है। चीकू, तुमने सही कहा, मुझे बिना समय गवाए डांस शुरू करना चाहिए। आर्यन ने प्यार से चीकू के गाल को सहलाते हुए कहा। डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला। चीकू गाने लगता है। आर्यन तभी चीकू की तरफ घूरते हुए देखता है। मैं तुम्हारे संगीत के बिना भी डांस कर सकता हूँ। ठीक है।
चीकू अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। आर्यन बेमन से डांस करना शुरू करता है। बस रुक जाओ, तुम्हारे डांस से मेरी शक्तियां एक्टिव हो चुकी हैं। बताओ क्या परेशानी है, मुझे याद क्यों किया? रेड डांसिंग शूज ने ठहराव के साथ पूछा। मेरे 3 साथियों को सामने दिखाई दे रहे अजगर ने निगल लिया है। उन्हें जल्द से जल्द अजगर के पेट से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, आर्यन ने कहा। यह सब पहले कहना था। मैं सिर्फ तुमको मुसीबत से बाहर निकाल सकता हूं, तुम्हारे किसी और साथी को नहीं, क्योंकि तुमने मुझे टास्क में जीता है। ये कहते हुए रेड डांसिंग शूज वहां से गायब हो जाते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। आर्यन के कहने से पहले ही रेड डांसिंग शूज वहां से गायब हो चुके थे। एक बार फिर से आर्यन के चेहरे पर उदासी के भाव छा चुके थे। आर्यन आसमान की तरफ अपनी नजर दौड़ाता है। आसमान को देखकर लग रहा था जैसे सूरज निकलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, लेकिन आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अजगर के पेट में से अपने तीनों साथियों को निकाले। आर्यन बाहर से हवेली को चारों तरफ से देखना शुरू करता है, इस आशा में कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी मदद से वो अपने साथियों को बचा सके। हवेली के ऊपर की तरफ जैसे ही आर्यन देखना शुरू करता है तो हवेली की दीवार पर चिपकी एक तलवार पर उसकी नजर पड़ती है। तलवार देखकर आर्यन की आंखों में चमक आ जाती है। जो मुझे चाहिए था मिल गया। अब मैं इस तलवार से उस अजगर के 2 टुकड़े करके अपने साथियों को उसके पेट से बाहर निकाल सकता हूं, आर्यन ने जोश भरी आवाज में कहा। फिर आर्यन जैसे ही तलवार को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तलवार हवा में उड़कर दीवार की दूसरी तरफ चिपक जाती है। आर्यन भी दूसरी तरफ तलवार को पकड़ने जाता है, लेकिन तलवार फिर से हवा में उड़कर दीवार के किसी और हिस्से से चिपक जाती है। काफी देर से ऐसा ही चल रहा था। जैसे ही आर्यन तलवार को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता, तलवार वहां से हवा में उड़कर कहीं और चिपक जाती। आर्यन की सांसें अब फूलने लगी थीं। वो थोड़ा झुककर अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर लगाकर कुछ सोचने लगता है। लगता है अभिषेक को बचाने की मेरी सारी उम्मीदें आज यहीं दम तोड़ देंगी, आर्यन ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह कहा। जो आर्यन के हाथ में था उससे कुछ मदद नहीं मिली। रेड डांसिंग शूज और जो हाथ में नहीं था यानी तलवार, इससे मदद मिल सकती थी। लेकिन आर्यन अब भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे तभी चीकू का ख्याल आता है। चीकू का ख्याल आते ही वो आर्यन के सामने आ जाता है। भैया, आपने कभी हाई जंप यानी ऊंची छलांग खेल खेला है? चीकू ने अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए पूछा। मैंने भी किस अक्लमंद को अपनी मदद के लिए बुला लिया है, आर्यन ने बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, स्कूल टाइम में खेला करता था और हमेशा फर्स्ट प्राइज भी जीतता था, लेकिन उसके बाद परेशानियों ने ही लाइफ में ऊंची ऊंची छलांगे लगाना शुरू कर दी और सब बंद हो गया, आर्यन ने भावुक होते हुए कहा। आपको अपने स्कूल वाला हुनर आज यहाँ दिखाना होगा, चीकू ने जमीन पर थोड़ा मटकते हुए कहा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आर्यन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। मतलब ये कि आप जो इतनी देर से दीवार पर चिपकी तलवार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ना, जो आपके हाथ लगने से पहले दीवार के किसी दूसरी तरफ चिपक जा रही थी, आपको बस इस तलवार को हवा में उड़ते समय ऊंची छलांग लगाते हुए पकड़ना होगा, तभी ये आपके हाथ में आएगी। आर्यन चीकू की बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर किस करता है। सही कहा मेरे छोटे भाई, अब तुम देखना मैं कैसे हवा में उछलकर तलवार को पकड़ता हूं और अपने साथियों को उस अजगर से बचाता हूं, आर्यन ने चीकू को जमीन पर उतारते हुए कहा। इसके बाद आर्यन एक बार फिर से पूरे जोश और विश्वास से तलवार की तरफ बढ़ता है जो दीवार के एक हिस्से पर चिपकी हुई थी। पहले की तरह ही जैसे ही आर्यन तलवार को पकड़ने वाला था, तलवार हवा में उड़ते हुए दीवार के दूसरे हिस्से पर फिर से चिपक गई थी। भैया, तलवार पर अपनी नजरें और अपने उछलने की ऊंचाई को थोड़ा बढ़ाइए, कोने से देख रहे चीकू ने फुटबॉल के रेफरी की तरह उछलते हुए आर्यन को दिशा निर्देश दिया। आर्यन चीकू की बात सुनते ही तलवार के ऊपर अपनी नजरें और अपनी छलांग की जैसे ही ऊंचाई बढ़ाता है, वो तलवार आर्यन के हाथ लग जाती है। हुर्रे भैया, इस बार आप जीत गए, आखिर तलवार को आपने पकड़ ही लिया, चीकू ने अपनी जगह पर उछलते हुए जोर जोर से ताली बजाते हुए कहा
और फिर वो गायब हो गया। तलवार को अपने हाथ में देखकर आर्यन के चेहरे की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। आर्यन अपने हाथ में तलवार लिए अजगर की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन अजगर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। अजगर को ना पाकर आर्यन के हाथ पैर फूल जाते हैं। यह अजगर अचानक से कहां चला गया? कुछ देर पहले तो यहीं था। कहीं अजगर विशाल पलक और रुचि को पचाकर अपने अगले शिकार की तरफ तो नहीं निकल गया? मगर तभी पीछे से आर्यन की गर्दन को कसकर कोई जकड़ लेता है, जिससे आर्यन की चीख निकल जाती है। आखिर अजगर कहां चला गया था और आर्यन को पीछे से किसने जकड़ा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।